जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कई बार ये क्वेश्चन जो ये प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रकाश डालिए। आप अगर पिछले कई सालों के जो पेपर हैं MHD 1 के, ठीक है, सिर्फ MHD 1 ही नहीं, सिर्फ इग्नू के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी हिंदी के एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ जहाँ पर भी जिस भी यूनिवर्सिटी में होते हैं, वहाँ पे पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता के ऊपर जो सवाल आते हैं, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मतलब हर बार ये क्वेश्चन देखने को किसी न किसी रूप में इस क्वेश्चन को देखने को मिलता है। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि सबसे पहले पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता जो है इसके ऊपर बात करेंगे और उसको बात करने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए कि पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता है उसमें ऐतिहासिकता, रचनाकार और रचनाकाल, उसके मूल पाठ और साहित्यिक परंपरा को हमें देखना है। ये 4 ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर अगर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो प्रामाणिकता है, रासो की प्रामाणिकता सच में प्रामाणिकता है या अप्रामाणिक मानी गई, इसको हम लोग अंत में समझ पाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी एक नज़र में सबको कवर करते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। तो कहा गया है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में कि पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात काव्य है। ये बहुत ही विख्यात काव्य है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, काव्य की बातें कही गई है। यह काव्य जितना विख्यात है उतना ही विवादग्रस्त है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता जांचने के लिए विद्वानों ने उसे इतिहास की कसौटी पर कसने की कोशिश की और उन्हें निराशा हाथ लगी। मतलब प्रामाणिकता की जो प्रमाण करने के लिए जिन भी इतिहासकारों ने इसे कसौटी पर रखा, उन्हें निराशा हाथ लगी और जिन विद्वानों ने इसे इतिहास ग्रंथ के रूप में देखा, उन्होंने तो इसे जाली ग्रंथ ठहरा दिया। और कई सारे विद्वान थे जिन्होंने इसको ग्रंथ रूप में देखा था, तो उन्होंने इसे जाली ठहरा दिया कि ये नकली है, डुप्लीकेट है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि यदि पृथ्वीराज रासो में हम इतिहास ढूंढने चलेंगे तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। पहले ही ये पृथ्वीराज रासो के बारे में ये बातें कही गई है, फिर भी हम लोग इसके ऐतिहासिक दृष्टि, रचनाकार, रचनाकाल, मूलपाठ और साहित्यिक परंपरा को एक एक नज़र देख लेते हैं। कहा गया है ऐतिहासिकता की दृष्टि से कि पृथ्वीराज रासो के विषय में, अच्छा यहाँ पे ऐतिहासिकता का मतलब है हमारा जो इतिहास है, ठीक है, इसकी जो ऐतिहासिक जो पृथ्वीराज रासो का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, इसके मतलब पहले पृथ्वीराज रासो कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे क्या हुआ। तो कहा गया है कि पृथ्वीराज रासो के विषय में जो अनुभूतियां प्रचलित हैं उनमें यह आशा रखना स्वाभाविक है। इस काव्य के रचयिता चंद्रवरदाई अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज के दरबारी कवि ही नहीं, उनके अंतरंग मित्र भी थे। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो पृथ्वीराज रासो है उसके रचयिता हैं चंद्रवरदाई, ठीक है। और कहा गया है कि ये किसके दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। और सिर्फ दरबारी कवि ही नहीं थे बल्कि उनके मित्र भी थे। और एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे कही गई है कि 1876 ईस्वी में डॉक्टर बुलर नाम का एक विद्वान हुए जिन्होंने कश्मीर में पृथ्वीराज विजय, इस बात को आप लोग ध्यान से समझिए, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो, इन दोनों के बारे में यहाँ पे बातें की गई है। तो जो बुलर हुए उन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक कश्मीर में एक काव्य की खंडित प्रति मिली, उन्हें एक खंडित प्रति मिली, एक टुकड़ा मिला काव्य का पृथ्वीराज विजय नाम का। और ये काव्य भी पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित है। और ये कश्मीर से जो काव्य मिला उस पर भी पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित है, ठीक है, उसमें भी पृथ्वीराज के बारे में ही लिखा हुआ है। तो डॉक्टर बुलर ने तुलना करके देखा कि पृथ्वीराज विजय में उल्लेखित जो घटनाएं हैं और तिथियां जो इतिहास सम्मत हैं, जबकि रासो की इतिहास विरुद्ध है। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि इतिहास के साथ जो पृथ्वीराज रासो है वो इसके विरुद्ध जा रहा है। और जो यहाँ पे पृथ्वीराज विजय जो नया काव्य मिला उन्हें बुलर को, ये उसके सम्मत में जा रहा है, इतिहास के सम्मत में है, ठीक है। इसके विपरीत अनेक विद्वानों ने रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले तर्कों के विरुद्ध मत प्रकट किया और रासो की प्रामाणिकता का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद चल पड़ा। अब यहाँ पे जब ये बुलर को मिला ये काव्य, तभी से इसके प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर बहस बढ़ गई, विवाद चल पड़ा। रासो को अप्रामाणिक मानने वालों के तर्क संक्षेप में इस प्रकार है। जितने भी विद्वान हैं जो रासो को अप्रामाणिक मानते हैं कि वो प्रामाणिक नहीं है,
तो उनके कुछ संक्षेप तर्क इस प्रकार हैं जो आप लोग नीचे 4 पॉइंट में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं जिसमें कहा गया है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के शासक जैत और सलक थे। यहाँ पे आबू के शासक जैत और सलक को बताया गया है, किंतु इनका कोई उल्लेख तत्कालीन शिलालेखों में नहीं मिलता। अच्छा, पृथ्वीराज रासो में ये बातें कही गई है कि जो आबू नाम का जो जगह है उसके शासक सलक और जैत थे, लेकिन इसमें कोई शिलालेख नहीं है। शिलालेख मतलब वो पिलर होता है जिसमें सब कुछ लिखा जाता है। वो आप लोग भी देख पा रहे होंगे, आजकल के रास्ते में भी हमारे कहीं कहीं पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये अगर कोई रास्ता सैंक्शन हुआ है तो उसके ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं उसी को हम लोग शिलालेख बोलते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में राजा महाराजा के बारे में उन सब पत्थरों पे लिखा जाता था। ठीक है, तो शिलालेख उसी को बोलते हैं। तो इतिहास सम्मत तथ्य यह है कि उस समय आबू पर धारावर्ष परमार का शासन था। अब यहाँ पे इतिहास ये बोल रहा है कि उस समय धारावर्ष परमार का शासन था आबू पर। ठीक है, लेकिन इसका कोई शिलालेख में कोई मतलब नहीं मिलता है, और ये बातें हमें पृथ्वीराज रासो में कही गई है जिसका जैत और सलक थे, लेकिन शिलालेखों में नहीं मिलता है। और इतिहास सम्मत ये तथ्य ये है कि मतलब इतिहास जिसको समर्थन करता है उसका तथ्य है कि इस समय आबू पर धारावर्ष परमार का शासन था। मतलब ये एक नज़र से अप्रमाणिक हो गया। दूसरा है, रासो के अनुसार गुजरात के राजा भीमसेन को, यहाँ पे गुजरात होगा, ठीक है, गुजरात के राजा भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा था। शिलालेखों के अनुसार वो पृथ्वीराज के बाद भी जीवित थे। अब देखो यहाँ पे रासो है, जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है या फिर काव्य है, जिसको जो भी बोलना है, ठीक है, जो पहले काव्य लिखा हुआ है बाद में ग्रंथ लिखा हुआ है, तो ये विवादास्पद है ही। तो पृथ्वीराज रासो जो है उसके अनुसार कहा गया है कि पृथ्वीराज गुजरात के एक राजा हुए भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा था। और कई जगह पे शिलालेखों में लिखा हुआ है कि शिलालेखों के अनुसार वो पृथ्वीराज के बाद भी जीवित है। और ये भीमसेन जो थे, शिलालेखों में लिखा गया है कि भीमसेन पृथ्वीराज के मरने के बाद भी जीवित थे। इसी प्रकार रासों में लिखा है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण से मारा था। अब पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण से मारा था। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि मोहम्मद गोरी 1203 में गक्करों के हाथों मारा गया था। ठीक है, 4 नंबर में रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ था। अब यहाँ पे रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज की एक बहन थी जिसका विवाह हुआ था चित्तौड़ के राजा समर सिंह से। यह असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि राजा समर सिंह, ठीक है, समर सिंह है, सगर नहीं है, राजा समर सिंह का समय 13वीं शताब्दी ईस्वी है, उत्तरार्ध है, उसके उत्तरार्ध है, और मतलब 13वीं शताब्दी के बाद है। और जबकि पृथ्वीराज की मृत्यु 12वीं शती में ही हो गई थी। तो इन सब कारणों के कारण जो पृथ्वीराज रासो है वो अप्रामाणिक माना गया है। इन 4 बिंदुओं को हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं रचनाकार और रचनाकाल। अच्छा, जिन लोगों ने रचना किया पृथ्वीराज को उनके बारे में भी देखना बहुत जरूरी है। तो कहा गया इस काव्य का रचनाकाल और भी विवादास्पद है, मतलब ये विवाद से घिरा हुआ है इसका रचना काल भी, कौन से समय में रचा गया। ठीक है, ओझा जी ने, यहाँ पे कहा गया है कि ओझा जी ने इसका रचना काल 16वीं शताब्दी अनुमानित किया है। ओझा जो हैं, ओझा कवि जो है, उन्होंने 16वीं शताब्दी बताया। शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात हो रही है। शुक्ल जी से पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य नहीं मानते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान जिस समय में थे उसी समय में पृथ्वीराज रासो लिखा गया, ये बात शुक्ल जी नहीं मानते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का विचार है कि रासो का वर्तमान रूप अधिक से अधिक 17वीं शताब्दी के मध्य में ही प्राप्त हुआ होगा। अब ये द्विवेदी जी जो हैं वो कहते हैं कि जो रासो है उसका जो रूप जो देखा जो है वो 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। 17वीं शताब्दी के मध्य की बात बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया पृथ्वीराज रासो के एक महत्वपूर्ण संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। अच्छा, पृथ्वीराज रासो जब संपादित हुआ था तो उसके एक संपादक थे जिनका नाम था माता प्रसाद गुप्त। उनके अनुसार सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासो की रचना संवत 1400 के लगभग हुई मानी जाती है और इससे पूर्व नहीं है। तो आप लोगों ने देखा, कोई 1400 मान रहा है, कोई 1600 मान रहा है, कोई 1700 मान रहा है, और जो शुक्ल जी हैं वो उसे चौहान के युग का मानते ही नहीं है। तो विद्वान रासो को तो अप्रामाणिक मान ही चले थे। यहाँ पे विद्वान तो मान ही चले हैं कि ये अप्रामाणिक है। इस बात में ही संदेह करने लगे थे कि चंद नामक कोई रसोकार कभी हुआ भी था या नहीं। अब यहाँ पे अप्रामाणिक के बाद इन्होंने चंद्र को
चंद्र जो बदाई हैं उनके ऊपर भी सवाल उठा है, क्योंकि रचना काल और रचनाकार के बारे में कहा गया है। यहाँ पे ध्यान से देखना, रचना काल और रचना काल के तो हम लोगों ने काल देख लिया, अब रचनाकार के बारे में देखते हैं। कहा गया है कि चंद्र नामक कोई व्यक्ति हुआ भी करते थे कि नहीं, इस बात को लेकर भी उनके मन में संदेह है। इसी बीच प्रसिद्ध अपभ्रंश विद्वान मुनि जिन विजय जी ने संग्रह के अंश जयचंद्र प्रबंध ही में से ही 4 ऐसे छप्पे का अनुसंधान किया जो चंद्र के नाम से है। तो इतने में अपभ्रंश विद्वान थे एक, जब टूटी फूटी भाषा बोली जाती थी अपभ्रंश की भाषा, तब एक विद्वान हुए जिनका नाम है मुनि जिन विजय। उन्होंने जयचंद प्रबंध नामक एक मतलब जयचंद प्रबंध से 4 ऐसे छप्पे को निकाला था। 4 ऐसे मतलब मान लीजिए छप्पे मतलब कोई लाइन को निकाला था, जिसमें अनुसंधान किया कि चंद के नाम से उन वो जो कविता पंक्तियां हैं उनमें चंद के नाम भी आते हैं। तो इनमें से 3 छप्पे पृथ्वीराज रासों में थोड़े बहुत परिवर्तित रूप से मिलते हैं। पृथ्वीराज रासों में ये जो लाइनें हैं वो थोड़ी बहुत इधर उधर होकर रूप बदल कर भी पृथ्वीराज रासों में उसके नजर आते हैं वो लाइन, ठीक है। तो कहा गया है कि इन 4 छप्पयों के मिल जाने से ही यह निश्चित हो गया कि नववीं शताब्दी के पूर्व चंद नामक कोई कवि हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे चंद नामक कोई कवि हुए थे। और कहा गया दूसरे नंबर में कि उसने पृथ्वीराज चौहान पर काव्य रचा था। उसने पृथ्वीराज चौहान हाँ चंद नामक कोई कवि हुआ करते थे। 14वीं शताब्दी होगा, ठीक है, 14वीं शताब्दी है, 14वीं नववीं नहीं है, 14वीं शताब्दी में पूर्व चंद नामक कोई कवि हुआ करते थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान पर काव्य रचा था। वर्तमान समय में प्राप्त रासों में चंद की रची हुई अनेक पंक्तियां थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मौजूद हैं। वर्तमान समय में जो पृथ्वीराज रासो है उसकी बहुत सी पंक्तियां हमें देखने को मिलती है। आगे देखें तो मूल पाठ में कहा गया है, मूल पाठ जो हमारा 3rd नंबर पॉइंट है, जिसमें कहा गया है कि रासों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पूरा काव्य चंद्र बदाई का लिखा हुआ नहीं है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, हम भी, कि यहाँ पे जो मूल पाठ है उसको पृथ्वीराज रासो जो है उसको चंद्र बदाई ने लिखा नहीं है, पूरा नहीं लिखा है। जब मोहम्मद गोरी जो था पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया, तब चंद भी वहीं पहुंचे और ये जो इनके कवि हुआ करते थे चंद, वो भी वहां पहुंचे और जाते समय उन्होंने रासो को अपने पुत्र जलहन को सौंपी और कहा था कि इसे पूरा करना। जाते समय उन्होंने चंद्र बदाई ने अपनी पुस्तक जो लिख रहे थे पृथ्वीराज रासो उसको अपने बेटे को दे दिया था, जिसका नाम था जलहन, और कहा था कि इसको पूरा करना। और यहाँ पे एक पंक्ति बहुत ही मशहूर पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि पुस्तक जलहन हाथ दई चली गज्जन निरिप काज, मतलब पुस्तक अपने पुत्र के हाथ में देकर वो निरिप राजा का काज करने के लिए, काम काज करने के लिए चले गए थे चंद्र बदाई, मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज को पकड़ कर ले जा रहा था। तो यहाँ पर निष्कर्ष यह है कि मूल रासों में कवित्व, साठक, गाहा, दोहा इन्हीं छंदों का प्रयोग किया गया था। रासों के मूल रूप को निश्चित करने, यहाँ पे रासो होगा, रासों के मूल रूप को निश्चित करने की पद्धति यह होनी चाहिए कि इन चारों छंदों में रचित पंक्तियों को रखकर बाकी छंदों को प्रक्षिप्त मान लिया जाए। तो ये रहा मूल पाठ जो कि रासों के प्रामाणिकता के ऊपर दिया गया है। आगे साहित्यिक परंपरा। साहित्यिक परंपरा में कहा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज के मूल रूप का संधान आदिकाल की साहित्यिक परंपरा और काव्य और कथानक से सदियों के आधार पर करने का रास्ता सुझाया है। अब यहाँ पे साहित्यिक परंपरा के ऊपर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सुझाव दिया है किसी के ऊपर इसका संधान किया जा सकता है। उनका अनुमान है, द्विवेदी जी का अनुमान है कि रासों के वर्तमान रूप को देखने से स्पष्ट रूप है, ठीक है, रूप को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि गुल रास्तों में भी सुख और सुखी के संवाद की योजना रही होगी। मूल रासों में भी, ठीक है, यहाँ पे मूल रासों होगा, मूल रासों में भी, टाइपिंग मिस्टेक है, मूल रासों में भी सुख और सुखी के संवाद की योजना रही होगी। और यहाँ पे सुख सुखी की जो बातें हैं वो भी रही होगी, यहाँ पे द्विवेदी जी का कहना है। रासों में अब सुख सुखी क्या है, तो रासों में मतलब ये 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, जो प्रणय की भूमिका निभाते हैं। तो रासों में सुख सुखी कथा कहने सुनने की भूमिका निभाने के साथ साथ पात्र रूप में भी प्रस्तुत होते हैं। यहाँ पे पात्र रूप में भी ये प्रस्तुत होते हैं सुख सुखी, और सुनने और कहने की भूमिका निभाते हैं सुख सुखी। अब यहाँ पे एक बात है, संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कथा में पहले तो सुख नरमेश परी साकार
पृथ्वीराज के पास जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज के पास जाता है। अब यहाँ पे संयोगिता और पृथ्वीराज की जो प्रेम कथा है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पे सुख सुखी का जिक्र हुआ है। ठीक है, उधर दूधी में भी पर उजड़ का संयोगिता के पास जाती है, यहाँ पे वो भी जाती है। तो यहाँ पे दो लोगों के बारे में बताया गया है। आगे देखें तो कहा गया है कि अब पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः जाति या भ्रांत नहीं समझा जाता। पृथ्वीराज रासो को द्विवेदी जी यहाँ पे कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः भट्ट या भटांत नहीं समझा जाता है। जहां तक उसके मूल रूप का प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसका निर्णय साहित्यिक परंपरा एवं काव्योत्कर्ष की दृष्टि से करना चाहते हैं। काव्य उत्कर्ष की साहित्य दृष्टि से करना चाहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये रहा हमारा साहित्यिक परंपरा, जिसमें मूल पाठ भी है और है रचना काल और रचनाकार, और ऊपर है ऐतिहासिकता, जो कि पृथ्वीराज की प्रामाणिकता पर ये 4 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।